हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के बारे में। सबसे पहले तो हम इसका डेफिनेशन देखेंगे कि इसका डेफिनेशन होता क्या है, फिर उसके बाद इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालते कैसे हैं, किस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकलेगा, किसका नहीं निकलेगा, इन सब चीज़ों पे इस पर डिस्कस होगा। तो अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से कि किसी भी मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल कब कहते हैं। तो इन्वर्टिबल तभी कहते हैं जब उसका इन्वर्स निकलता है। अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो हम उसे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहते हैं। तो आखिर इन्वर्स किसको कहते हैं, ये दोनों जुड़ा हुआ डेफिनेशन है। तो चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होगा। तो डेफिनेशन है कि इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन कहने का मतलब क्या है कि वो एन क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन कहने का मतलब है कि वो एन क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है। एंड इफ देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स बी ऑफ सेम ऑर्डर such that AB इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। क्योंकि ए और बी दोनों एन क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद भी एक एन क्रॉस एन ऑर्डर का ही मैट्रिक्स आएगा। और बी ए यानी कि ए इंटू बी भी उतना ही और बी इंटू ए भी उतना ही हो, ठीक है। सच दैट ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड बी ए इज इक्वल टू ऑल्सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, then B is called inverse of the matrix A. Inverse of the matrix A. And it is denoted by A inverse. A inverse. अब अगर ऐसा B एग्जिस्ट करता है and A is called invertible matrix. A को क्या कहते हैं? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अगर ऐसा B एग्जिस्ट करता है तब। अब वो कब करेगा कब नहीं करेगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे, पर डेफिनेशन से आपको पता चल गया होगा कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स निकलेगा, ठीक है। तो इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो आप नोट डाउन कर लेंगे कि इफ इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट, यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, देन इट मस्ट बी यूनिक। यूनिक का मतलब कि एक मैट्रिक्स का एक से ज्यादा इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट कर सकता, करेगा तो एक ही करेगा, वो यूनिक होगा। और एक जो इंपॉर्टेंट रूल है इसका वो भी आप जान जाइए कि ये क्या है। तो इंपॉर्टेंट रूल यही है जिसको, जैसे हमने रिवर्सल लॉ पढ़ा था ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में, वैसे ही यहां पे भी रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, आप इसको लिख सकते हैं कि रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इफ ए एंड बी be two square matrices of same order, square matrices of same order whose inverse exist, यानी इन दोनों का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तब आपने ए और बी का प्रोडक्ट कर दिया, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर के, तो गुना भी हो जाएगा।
और फिर इसका इन्वर्स किया तो ये रिवर्सल लॉ आपको पता चल गया होगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होगा, इसीलिए इसका नाम रिवर्सल लॉ है। तो ट्रांसपोज में क्या था कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, बस यहां पे ट्रांसपोज की जगह पे इनवर्स हो गया कि ए इंटू बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो इसीलिए इसका क्या नाम है, रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। हम ए इनवर्स निकालेंगे कैसे, ठीक है, तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से निकालेंगे। अब एक रूल आप ध्यान रखिएगा कि आप अगर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं तो आपको सिर्फ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, और अगर आप एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं तो आपको सिर्फ एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है। ऐसा नहीं कि आप कुछ स्टेप में एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर लीजिए, कुछ स्टेप में एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर लीजिए, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, कोई एक चुनना है। तो अभी हम आपको वर्किंग रूल लिखवाते हैं। ऐसा नहीं है कि यही एक पार्टिकुलर रूल है, आपको जैसे मन करे आप वैसे निकालिए, जो मैं बताऊंगा आपको उसके अकॉर्डिंग निकालना है। पर एक वे है, अगर हम उस वे के थ्रू निकालें तो हम बड़ा इजीली उसको फाइंड आउट कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से हम कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। वर्किंग रूल टू फाइंड ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि अभी हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सिर्फ देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा, कोई भी मैट्रिक्स हो, कोई भी मैट्रिक्स हो, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज गिवन, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज गिवन, then write it as A is equal to identity matrix into A। यानी कि अब आप जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स से गुना करेंगे तो उस मैट्रिक्स में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि वो मैट्रिक्स जैसे का तैसा रह जाएगा। तो A इज इक्वल टू आइडेंटिटी, मैंने A को इतना लिख सकते हैं। तो आप इसको इक्वेशन के जैसे सॉल्व करिए। जैसे मान लीजिए कि आपको इसको क्या लिखना है, इस A को लिखना है A11 A12 डॉट डॉट डॉट, स्क्वायर मैट्रिक्स है कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए कि A1n है, A21 A22 डॉट 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 टू A2n, इसी तरह से करते करते AN1 AN2 ANn। मैं आपको जनरल मैट्रिक्स के बारे में बता दे रहा हूं कि करना क्या है, ठीक है। और यहां पे लिख दीजिए 1 0 0 डॉट 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 टू 0 0 1 0, ये n क्रॉस n ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो 0 0 1। और इसको बस आप ए ही लिखिए क्योंकि इसमें कुछ काम नहीं होता है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसमें लेफ्ट से गुना होता है। पर अभी आप वर्किंग रूल समझ रहे हैं तो आपको कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है वो कितने भी ऑर्डर का हो आप ऐसे लिख दीजिए, क्योंकि इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ए के साथ गुना करने पे यही आने वाला है। अब आपको करना क्या है कि आपको जो 3 एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन बताए गए हैं उन्हीं तीनों का यूज करना है, और इस तरह से यूज करना है कि जो LHS में हमारा मैट्रिक्स है ये एक यूनिट मैट्रिक्स हो जाए, ठीक है। अब ये एक इक्वेशन है, तो जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आप इस मैट्रिक्स पर यानी कि LHS में लगाएंगे वो सेम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आपको इस मैट्रिक्स में RHS में लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर से समझिए आपको करना क्या है, मैं बता देता हूं कि आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से लगाना है कि ये मैट्रिक्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए। अब आप जो भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इस पे लगाएंगे वो इस पे भी लगाएंगे, तो ये बदलते जाएगा। ये अभी यूनिट मैट्रिक्स है, पर जब हम इसको यूनिट मैट्रिक्स बनाते जाएंगे तो ये भी बदलते जाएगा। तो जो बदलते बदलते जो फाइनली जब इधर यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा और यहां पे जो फाइनल मैट्रिक्स आएगा ना वो मैट्रिक्स इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स हो जाएगा। वो फिर हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी आपको क्या करना है,
आपको क्या करना है कि इसको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलना है। तो कैसे बदलते हैं वो मैं आपको सिखाता हूं। वो उसका स्टेप अगर आप इसी स्टेप से फॉलो करें तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। तो आप स्टेप 1 में क्या करेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स दिया हुआ है तो यहां पे कुछ भी हो सकता है। तो मेक A11 यूनिटी, यानी कि आप A11 को क्या करिए, यूनिटी कर दीजिए। अब यूनिटी करने का मतलब होता है यानी कि 1 बना दीजिए। इस A11 को क्या करिए, 1 बना दीजिए। ठीक है, मैं आपको अगर एक 3x3 ऑर्डर का डायग्राम बताऊं तो आप ऐसा समझ सकते हैं, जैसे कि यहां पे आपको क्या करना है, 1 बनाना है। ये 1 बना दिया आपने। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, A11 रो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि आप सिर्फ रो में ऑपरेशन कर सकते हैं। तो A11 डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाना है और बाकी को 0 बनाना है, तभी तो ये यूनिट मैट्रिक्स होगा। तो स्टेप वाइज स्टेप, मेक A11 यूनिटी, यानी कि आपको क्या करना है, A11 को 1 बना देना है। अगर 5 है तो आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कह रहा था कि किसी भी रो में हम किसी एक नॉन जीरो स्केलर से गुना कर सकते हैं। आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं। सपोज करिए कि R2 में यहां पे 1 है, यहां पे 5 है, इंटरचेंज कर दिया, यहां पे 1 आ गया। वो आपके ऊपर है, आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो चॉइस आपका है। पर करना क्या है, मेक A11 यूनिटी, यानी कि आप इसको 1 बना दीजिए। देन A21, A31 डॉट डॉट डॉट, जितना भी इसके नीचे जितना भी एलिमेंट है A11, यानी कि आपको क्या करना है कि मेक A21, A31 डॉट 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 टू AN1 0, यानी कि इन सबको 0 बना दीजिए। अगले बार तो जैसे ही ये 1 हो गया, सपोज करिए इसके नीचे 5 है, तो आप क्या करेंगे, इसमें 5 से गुना करके घटा देंगे, हो जाएगा 0। यहां नीचे 8 है, 8 से मल्टीप्लाई करके घटा देंगे। इसी तरह से आपका ये एक काम खत्म। स्टेप 1 में आप ये काम कर लीजिए। फिर जैसे ही ये काम पूरा हो जाए तो आप स्टेप 2 की तरफ बढ़िए। तो अगर हम 3x3 मैट्रिक्स का डायग्राम देखें तो आपने क्या किया, यहां पे जो एलिमेंट होता है उसका पोजीशन A11 होता है, तो आपने यहां पे क्या किया, इसको 1 बना दिया। ठीक है, ये डायग्राम याद रखिए। फिर उसके बाद यहां पे 0 करिए, फिर इसके नीचे भी 0 कर दीजिए। स्टेप 1 में ये काम हो गया, एरो से पता चल रहा है, ये 1 हुआ, फिर 0, फिर 0। फिर उसके बाद A22 को 1 बनाइए। इसको 1 बनाने के बाद इसके नीचे और इसके ऊपर 0 कर दीजिए। ठीक है, देख लीजिए डायग्राम। तो अब स्टेप 2 में क्या करना है, मेक A22 यूनिटी, मेक A22 यूनिटी, यानी कि आपको A22 को 1 बनाना है। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ही A22 यूनिटी हो जाए, देन मेक A22 के ऊपर और नीचे जितने भी नंबर्स हैं, ऊपर और नीचे, आपको सिर्फ इसी पे फोकस करना है, बाकी पे नहीं। आप करते जाइए, बाकी पे नहीं। तो मेक A22 यूनिटी के बाद A22 के ऊपर और नीचे जितने भी नंबर है उन सबको 0 करिए। तो ऊपर कौन सा है, A12, A32, इसी तरह से करते करते AN2 0। ठीक है, यानी कि अब इन सबको 0 बनाइए। तो ये हमने बना दिया 0। जैसे ही ये हो गया तो स्टेप 3 में आइए। तो अब आपको पता चल गया होगा कि क्या पैटर्न है, कि स्टेप 3 में जैसे ही आपने इसको 0 बनाया तो फिर आप इसको 1 बना दीजिए, और फिर इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट है उन सबको 0 बनाइए। ये डायग्राम आप याद रखिएगा। पहले फर्स्ट स्टेप में A11 को 1 बनाना है, फिर इन दोनों को 0, फिर यहां पे 1 बनाना है डायगोनल एलिमेंट को, फिर इसके ऊपर और नीचे 0, फिर इसको 1 बनाना है और फिर इसके ऊपर वाले को 0। तो बस लिख दीजिए मेक A33 यूनिटी, यानी कि A33 को 1 बनाइए। देन A13, A23, 33 के बाद A43 डॉट डॉट डॉट, then make this 0. That's it and so on.
हमने आपको 3x3 ऑर्डर, 3x3 ऑर्डर से ज्यादा आएगा नहीं कभी, पर मैंने आपको n×n ऑर्डर पे बता दिया। ये डायग्राम 3x3 ऑर्डर का है। फिर उसके बाद अगर आपको स्टेप 4 लिखने का मन है तो फिर डायगोनल एलिमेंट में क्या हो जाएगा, A44 को यूनिटी करिए, फिर A44 के ऊपर और नीचे जितने भी एलिमेंट है उन सबको 0 करिए। प्रोसेस आपको पता है। अभी हम एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले रहे हैं और हम उसका इनवर्स निकालेंगे बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। अभी सिर्फ 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो आप देखिए क्वेश्चन क्या होगा कि फाइंड इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, जहां पे ए दिया हुआ है 3 5 1 2। तो अब क्या करना है कि हम सबसे पहले एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम लिख देंगे a इज इक्वल टू आई इंटू ए, एकदम स्टेप वाइज स्टेप। तो यहां पर आपका a क्या है, ध्यान से देखिए 3 5 1 2 एंड दिस इज इक्वल टू 1 0 0 1 इंटू ए। ठीक है, अब हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे और इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलेंगे। जो ट्रांसफॉर्मेशन एलएचएस में इस मैट्रिक्स में लगेगा वही आरएचएस के इस मैट्रिक्स पे लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, ये ऐसे ही फॉलो होते जाएगा। तो आप खुद बताइए हमें क्या करना है, इस वाले को 1 बनाना है। तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन क्या है कि या तो आप R1 को R2 से इंटरचेंज कर दीजिए, रो ट्रांसफॉर्मेशन ही सिर्फ लगाना है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप क्या करिए, R1 को R2 से इंटरचेंज कर दीजिए, 1 अपने आप हो जाएगा। या फिर आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो इंटरचेंज करना आसान है। आप ऐसा नहीं है कि आप अगर घटाएंगे तो आंसर कुछ दूसरा आएगा। मैंने लिखवाया है कि इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, यूनिक होता है। आप कैसे भी निकालेंगे बाय लॉ, कैसे भी कहने का मतलब कि आपका चॉइस ऑफ ऑपरेशन कुछ भी हो, फाइनल आंसर सेम ही आएगा। तो हमें इसको 1 बनाना है। तो हमने क्या किया, R1 को R2 से इंटरचेंज कर दिया। तो R1 को R2 से इंटरचेंज करने के बाद हमारे पास क्या हो गया, यहां पे मैट्रिक्स 1 2 3 5, यानी कि ये चला गया R1 की जगह पे और ये आ गया R2 की जगह पे। और यहां पे भी वही काम करना है, इधर नहीं छोड़ना है। जो काम आप कर रहे हैं वो इक्वेशन है ये, तो आपको दोनों तरफ करना है। तो ये हो गया 0 1 और ये हो गया 1 0 इंटू ए। अब हमने आपको बताया था कि जैसे ही a 1 1 1 हो जाए तो इसके नीचे वाले को 0 करना है। तो आप कैसे करेंगे इसको 0, तो आपको बाकी पे ध्यान नहीं देना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाइए और क्या ऐसा किया जाए कि ये 0 हो जाए। तो R1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई होगा और सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बाकी जो चेंज होगा वो देखा जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी हमको R2 में चेंज करना है। तो R2 टेंस टू R2 माइनस 3R1। तो सबसे पहली बात कि क्या R1 में कोई चेंज है, नहीं, चेंज R2 में है। R2 becomes R2 minus 3R1। तो R1 को जैसे का तैसे लिख देते हैं और हम इसमें क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट करते हैं। आपको अगर दिक्कत है तो आप रफ में 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करिए और कॉरेस्पॉन्डिंगली घटा दीजिए इसमें से। तो यहां 3 से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 0। फिर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 5 माइनस 6 इज -1। प्रैक्टिस थोड़ा सा करना है, आपको हो जाएगा। सेम काम आरएचएस में भी करना है। R1 में कोई चेंज नहीं है तो R1 को जैसे का तैसे लिख दिया। फिर R2 में क्या है कि 3 से R1 में मल्टीप्लाई करो फिर घटाओ, 3 से मल्टीप्लाई करो और घटाओ, 0 है तो 1 माइनस 3 इंटू 0 नथिंग। 3 से मल्टीप्लाई करो और 0 में से घटाओ तो ये हो गया -3 और यहां पे ये हो गया a। अब क्या करना है आपको, यहां पे 1 करना है, यहां पे 1 करना है। तो अब आप ऐसा मत करिए कि हम इसको जोड़ देते हैं। अगर आप इसको जोड़ेंगे ना तो दिक्कत क्या होगी कि ये जो हमने इतने मेहनत से 0 लाया इसमें भी जुट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा फिर। तो हमें क्या करना है कि अब बिना इसको परेशान किए हुए इसको 1 लाना है। तो एक ऑप्शन है सीधा सा कि R2 टेंस टू -1 इंटू R2। अगर यहां पे 5 होता तो 1/5 कर देते, तो 0 में गुना करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो हमारा 0 भी बचा हुआ रहता और ये भी हो जाता। सपोज करिए यहां पे 5 होता तो हम क्या करते, 1/5 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है ना।
तो ऐसा नहीं, बहुत बार होता है कि अरे जोड़ देते हैं, जोड़ने पे 1 आ जाएगा, नहीं, इसको मेंटेन रखना है, हमने इसको लाया है 0, नहीं तो फिर ये खत्म हो जाएगा, फिर इसको ठीक करेंगे तो करते ही रह जाएंगे। फिर हमको सबसे कम स्टेप में इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो अब फिर देखिए चेंज R2 में हो रहा है, R1 में कोई चेंज नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि R1 को जैसे का तैसा रहने देंगे, इसमें -1 से गुना करेंगे 0, इसमें -1 से गुना करेंगे ये 1। और हमेशा याद रखिए कि जो आप LHS में कर रहे हैं वो आपको RHS में भी करना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो फिर जो इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स है वो गलत आ जाएगा। अब -1 से मल्टीप्लाई करिए तो ये क्या हो जाएगा -1, और ये क्या होगा +3 और इंटू a। अब जैसे ही आपका a2 to 1 हो गया तो इसके ऊपर और नीचे वाले को 0 करना है, चूंकि ये 2 क्रॉस 2 है तो नीचे तो है नहीं पर ऊपर है। अब बताइए कि अब इसको 0 करना है तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके 0 करेंगे, और एक फायदा क्या होगा कि ये 0 इसके वैल्यू को नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि ये 0 है, इसमें कितना से भी गुना करके जोड़े या घटाए ये 1 का 1 ही रह जाएगा। तो ये एक फायदे की बात है। तो हमें क्या करना है, अब इसको 0 करना है, तो ये कैसे 0 होगा, तो R1 बिकम्स, या R1 में जो हम चेंज कर रहे हैं तो R1 -2 इंटू R2, 2 से गुना करके घटाना है, R1 में चेंज हो रहा है। तो आप खुद देखिए कि यहां पर क्या हो गया, ये 1 -2 इंटू 0 तो 1 ही रह गया, 2 -2 इंटू 1 तो 2 - 2 0। R2 में कोई चेंज नहीं है, चेंज कहां पे, R1 में, तो 0 1। अब जो काम LHS में होना है वही काम RHS में भी होना है। तो आप देखिए 0 -2 इंटू -1 तो +2, तो ये क्या हो गया 2। देखिए आप रफ में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर गलती मत करिए। फिर 1 -2 इंटू 3 यानी कि -6, तो 1 - 6 कितना हो गया, -5। फिर उसके बाद R2 में कोई चेंज नहीं है तो -1 3 इंटू a। तो आप बताइए A इंटू B मैट्रिक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो B मैट्रिक्स को A का इनवर्स कहते हैं, तो देयरफॉर A इनवर्स का वैल्यू क्या हो गया, तो 2 -5 -1 और 3, यानी कि यहां पे जो आया वही A इनवर्स है, ये जो वैल्यू है यही A इनवर्स है। अब एक चीज और देख लेते हैं कि अगर ये A इनवर्स है, जो मैट्रिक्स मैंने लाया है ये हमारा आंसर हो गया। आप रफ में चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं। किसी ने पूछा कि आप कैसे बताएंगे कि ये इसका इनवर्स है, तो अगर इनवर्स का डेफिनेशन हमें समझ में आया तो जब किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आप क्या करेंगे, इसको अगर दिए हुए मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है मतलब हमारा इनवर्स एकदम सही है। तो अभी हम जो इनवर्स निकाले हम उसको वेरीफाई भी कर लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट थोड़ा और अच्छा हो जाए कि हमने जो इनवर्स निकाला वो मल्टीप्लाई होके क्या दे रहा है। तो आप A इंटू A इनवर्स अभी हम निकाल रहे हैं, तो A इंटू A इनवर्स, पहले A लिखा हुआ है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का गुना होगा, तो 3 इंटू 2 it's 6, 5 into -1 is -5, 3 into -5 is -15, plus 5 into 3 is 15. Second row first column, 2 into 1 is 2, 2 into -1 is -2, 1 into -5 is -5 and 2 into 3 is +6. Finally जब आप इसको जोड़ेंगे तो 6 - 5 is 1, this is 0 0 1। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया कि नहीं आया। आप A इनवर्स को A से गुना करिए, क्योंकि हमने पढ़ा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, तो जरूरी नहीं कि जो इसका वैल्यू आ रहा है वो इसके कम्यूटेटिव का भी वैल्यू है। तो आप पहले A इनवर्स लिख लीजिए और फिर A लिख लीजिए और फिर गुना करिए और देखिए कि क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, ये आपको खुद से चेक करना है। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आप जानिए, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा ये कैसे पता चलेगा। तो जब आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे, अगर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करने के दरमियान किसी एक रो का सारा एलिमेंट या किसी एक कॉलम का
सारा का सारा एलिमेंट अगर 0 0 0 हो जाए, यानी कि किसी एक रो का या किसी एक कॉलम का सारा एलिमेंट 0 0 0 हो जाए, यानी कि उसमें एक भी नॉन जीरो एलिमेंट नहीं हो, तो आप वहां पे लिखिएगा कि इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट, कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, और वो क्वेश्चन वहीं पे छोड़ देना है, वही उसका आंसर हो जाएगा। क्यों नहीं करता है, क्यों उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ये हम लोग जब दोबारा से फिर हम इनवर्स पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि आपको इस चैप्टर में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पे फोकस करना है, वो हमें सीखना है। तो चूंकि ये वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, उसमें 3x3 ऑर्डर का रो, 2x2 ऑर्डर का कॉलम और फिर 3x3 ऑर्डर का कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है।